हेलो एवरीवन। द हिंदू एनालिसिस के अंदर हम 1 अगस्त के जो करंट अफेयर्स थे हिंदू के अंदर और इवन इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वंदे भारत मिशन के ऊपर एक न्यूज़ है, उसको भी देखेंगे। देन इसके बाद हम चाइना जो सेलिब्रेट कर रहा है अपने बाइडू को, उसके बारे में भी एक न्यूज़ है। एफडीआई हाउसिंग के अंदर 100% अलाउ करने की बात करी जा रही है, उसके ऊपर भी एक जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। फेसबुक जियो के बारे में। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर भी एक न्यूज़ थी, उसको डिस्कस करेंगे। और एमएसएमई के बारे में भी हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, अलोंग विद द फिस्कल डेफिसिट। फाइनली हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो एक्सप्लेन में ये आर्टिकल था, हाउ इंडियाज एजुकेशन मिनिस्ट्री बिकेम एचआरडी मिनिस्ट्री एंड देन रिटर्न टू एम्ब्रेस एजुकेशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए, पहले इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहा जाता था और बाद में इसे एचआरडी मिनिस्ट्री बना दिया गया। नाउ वी आर बैक टू द स्टेप 1, जहां पे एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो नाम चेंज किया गया था, वापिस उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहा जाएगा। देखिए ये हुआ क्या था, 1985 में राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, तब ये डिसाइड किया गया था कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नाम जो है वो चेंज करके एचआरडी मिनिस्ट्री रख देना चाहिए। काफी सारे लोगों ने इस चीज का अपोजिशन भी किया था। नेवरदलेस जो नाम था वो इसका बदल दिया गया और काफी सारे जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स थे, चाहे वो कल्चरल डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, यूथ डिपार्टमेंट हो, और इवन जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था वो भी इसके अंदर ही डाल दिया गया था। उस टाइम पर भी काफी सारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है उसके ऊपर से ध्यान हट जाएगा। और देन धीरे धीरे इस बात को रियलाइज किया गया कि हाँ, जो हमने सारे डिपार्टमेंट्स एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज कर दिए, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हम फोकस नहीं दे पा रहे हैं। देन ग्रेजुअली टाइम जैसे बीतता गया, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कल्चरल डिपार्टमेंट को अलग करा गया 2006 में। अगर आपको याद हो, 2006 के अंदर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री थी वो अलग से बनाई गई ताकि उस पर सेपरेट तरीके से ध्यान दिया जा सके। तो धीरे धीरे ये जो डिपार्टमेंट्स थे उनको अलग करना शुरू कर दिया गया। और यहाँ पे रिसेंटली 2018 के अंदर एक क्वेश्चन किया गया था, विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसका आप नाम बदल के दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं करते हैं। तब से प्रोबेबली इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया। और जब अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई और यहाँ पे जो पैनल थे उसने काफी सारी रिकमेंडेशन दी जो हम अपने डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो आपकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उसका नाम पहले जैसा रखना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर देना चाहिए। और फाइनली ये चीज डिसाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे कैसे पूरा ये प्रोसेस था, कैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हमने देखा इसको, कि कैसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम चेंज किया गया एंड नाउ बैक टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगेन। चलिए नेक्स्ट अपनी न्यूज पे चलते हैं, जो कि वंदे भारत को लेकर है। यहाँ पे 8.78 लाख इंडियंस जो है उनको रिटर्न किया गया, मतलब अब्रोड से उनको वापस लेके आया गया वंदे भारत मिशन के अंदर। आपके जो वेरियस फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, जैसे एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, इन्होंने अपनी फ्लाइट्स जो थी वो यहाँ पर दी थी। 1083 फ्लाइट्स होती है, उसका यूज करके जो इंडियंस थे जो बाहर फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करके लाया गया। इसके अलावा फेज 4 जो मिशन था हमारा, उसमें हमने टोटल 8.5 लाख इंडियंस को वापस हम लेके आए आसपास की कंट्री से, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इंडियंस वहां पे स्ट्रेंडेड थे। अब फेज 5 जो है ये 29 जुलाई को हमारा फेज 4 जो था खत्म हो गया है। अब 1 अगस्त से, मतलब आज से फेज 5 जो है वो शुरू होगा वंदे भारत मिशन का। अगेन जो फ्लाइट्स हैं वो चलाई जाएंगी और जो हमारे इंडियंस हैं जो फंसे हुए हैं किस एरियाज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूएसए के अंदर, कनाडा, यूके, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज में खासतौर पे, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इसमें इंक्लूडेड है। वहां पर जो फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालकर वापस अपनी कंट्री में लाया जाएगा। पेंडेमिक की वजह से आपको पता है काफी सारे जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में फंसे हुए थे, जो इंडियन नेशनैलिटी के लोग थे वो इंडिया के बाहर फंसे हुए थे, तो उनको यहाँ पे लाना जरूरी था। बहुत से लोग अपनी जॉब के लिए गए हुए थे, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज लूज हो गई उनकी वहां पे, तो वापस उनको इंडिया में किस तरीके से लाया जाए, तो वंदे भारत मिशन जो था वो चलाया था। और उसका फेज 4 अभी कंप्लीट हुआ है। फेज 5 के अंदर अराउंड 1.3 लाख इंडियंस जो बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की बात करी जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना सेलिब्रेट्स कंप्लीशन ऑफ सैट नेविगेशन सिस्टम। देखिए चाइना जो है, आपको पता है मिलिट्री के अंदर तो इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता ही जा रहा है, और स्पेस के अंदर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज करने की कोशिश करे, क्योंकि चाइना समझ चुका है इस चीज को कि देखिए मिलिट्री ठीक है, वो एक आपका टेक्टिकल पॉइंट हो सकता है किसी दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन स्पेस के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका जो डोमिनेशन है वो होना बहुत जरूरी है। अभी तक आप जानते हैं कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो हम यूज करते हैं, काफी सारी कंट्रीज यूज करती है, जो कि यूएस का सिस्टम है, और कहीं ना कहीं यूएस की हेजेमनी जो है वो इसके अंदर देखी जाती है। चाइनीज चाहते थे कि उनकी जो सिक्योरिटी है और उनका जो जियोपॉलिटिकल क्लाउड है, अगर वो उस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं, उस चीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको जीपीएस जैसा कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा। तो वहां पे उन्होंने बाइडू को बनाया, और बाइडू का रिसेंटली 55th
जो फाइनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था कॉन्स्टलेशन में वो गया और यहाँ पे उनके पास एक नेविगेशन सिस्टम जो है वो अपना ही तैयार हो गया। अभी हम जानते हैं कि जीपीएस है, जीपीएस किसका है, यूएस का है, एक ग्लोनस है, ग्लोनस रशिया का है, देन एक गैलीलियो भी है। गैलीलियो किसका है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है। इंडिया का कौन सा है बताइएगा मुझे नाम नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। इस तरीके से यहाँ पर एक अपना ही इन्होंने पोजिशनिंग सिस्टम जो है, एक नेविगेशन सिस्टम जो है वो अपना इजाद कर लिया है, जो कि चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी हेल्प करेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो कहीं ना कहीं जो जीपीएस की प्रिविलेजेस होती थी उसको कर्टेल करके रखता था चाइनीज के लिए। चाइनीज को इस चीज का पता चला, उनको लगा कि क्यों ना हमारे पास भी एक अपना ही सिस्टम हो, जो कि उन्होंने काफी एक्यूरेट सिस्टम जो है वो डेवलप किया है यहाँ पर। इसके थ्रू मैसेजेस जो हैं, शॉर्ट मैसेजेस वो भी भेजे जा सकते हैं 1200 चाइनीज कैरेक्टर तक के, और साथ में ही इमेजेस जो है वो भी ट्रांसमिट करी जा सकती है। आपको पता है अगर फोन सेक्टर देखें, मोबाइल फोन सेक्टर, वहां पे जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं मार्केट को। अगर हम आज जो मोबाइल फोन की कंपनीज है उसको देखें तो उसी तरीके से अब स्पेस एरियाज के अंदर भी चाइनीज जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरे मिशंस की बात करी जाए तो चाइना ने अभी रिसेंटली ऑर्बिटर लैंडर रोवर जो है वो भेजा है मार्स के अंदर, और यहां पे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो यूएस के बाद दूसरी कंट्री ऐसी बन जाएगी जो सक्सेसफुली मार्स में अपने मिशन को भेजने के लिए कामयाब होगा। चाइना का अगर हम अल्टीमेट मिशन की बात करें तो उसका अल्टीमेट मिशन यही है कि एक परमानेंट स्पेस स्टेशन, अपना एक परमानेंट स्पेस स्टेशन जो है अपने क्रू के साथ वो बनाना चाहता है। काफी सारे फेलियर्स भी देखे हैं अगर हम स्पेस की बात करें चाइनीज ने, नेवरदलेस यहाँ पर बाइडू को लेके वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। और यहाँ पे आपको पता है चाइनीज जो पोजीशन है वो हमेशा थोड़ी सी अलग रहती है, चाहे वो ताइवान को लेके हो, साथ में ही तिब्बत को लेके हो, साउथ चाइना सी को लेकर हो। तो यहाँ पे अगर इन एरियाज में चाइनीज जो है वो अपनी पोजीशन बना के रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है ताकि डिपेंडेंसी उनकी दूसरी कंट्रीज के ऊपर से कम हो सके, ताकि इन एरियाज के अंदर तिब्बत, ताइवान इशू, साउथ चाइना सी इशू, इंडियन ओशन इशू, यहाँ पर वो अपनी स्टांस को बरकरार रख सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 100% एफडीआई इन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। तो यहाँ पे मिस्टर हरदीप पुरी जो है, जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हम 100% एफडीआई जो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के अंदर उस चीज को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो चीजें डिस्कस करी गई हैं, ये एक ऐप को लॉन्च किया गया है रिसेंटली, और ऐप को लॉन्च करते हुए कहा गया कि देखिए इसमें होगा क्या, एक तरफ तो होंगे आपके होम बायर्स, बीच में होगी ये आपकी ऐप, और दूसरी तरफ आपके होंगे रियल एस्टेट डेवलपर्स। तो होम बायर्स और रियल एस्टेट डेवलपर जो है इस ऐप के थ्रू जो है सेल परचेज कर पाएंगे। मान लीजिए होम बायर कोई किसी भी घर को खरीदना चाहते हैं तो वो ऐप के ऊपर उसको देख सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, देन एक फिजिकल विजिट ले सकते हैं, देन पेमेंट जो होगी वो उनको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो जो पूरा प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। और जो दूसरी चीज उन्होंने बात करी वो करी 100% एफडीआई इन रेंटल हाउसिंग। इनका कहना था, जो हमारे अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, कि जब भी कोई इंडिविजुअल अपना करियर स्टार्ट करता है तब उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करियर के साथ साथ घर को खरीदना, तो वहां पे रेंटल हाउसिंग का ऑप्शन उसके पास अवेलेबल रहता है। और अगर इस एरिया के अंदर 100% एफडीआई जो है वो अलाउ कर दी जाती है तो आगे आने वाले टाइम में जो हमारी यूथ है जो दूसरी सिटीज के अंदर मूव करती है अपने करियर की वजह से, उनको रेंटल हाउसेस लेने में दिक्कत नहीं होगी, उनको काफी कम कीमत पे ये रेंटल हाउसेस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अभी पता है आपको, जब आप दूसरी किसी सिटी में मूव करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है घर लेने के लिए, बिकॉज वो आपसे पूछते हैं कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसके बाद रेंट भी काफी ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं इस चीज के लिए। लेकिन अगर एफडीआई इसमें आ जाती है तो यहाँ पे जो डिमांड है वो आपको पता है कि इंक्रीज होने वाली है, लेकिन सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से जो ये एक डिमांड सप्लाई का जो गैप होता था जिसकी वजह से काफी ज्यादा रेंट चार्ज किया जाता था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। फेसबुक गूगल बेट ऑन जियो पैक टू टैप अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। आपको पता है फेसबुक गूगल ऑलरेडी जियो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी मार्केट उभर के आने वाली है। फेसबुक के जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग, उन्होंने तो कहा भी है कि ये उनकी कंपनी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। और ऐसा कहने का रीजन ये भी है, देखिए इंडिया की जो मार्केट है अभी यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। काफी सारे लोग जो है एवरीडे बेसिस पे इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, और जो पूरा कंज्यूमर बेस है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वो इंक्रीज होता जा रहा है। और फेसबुक गूगल ऐसी ही मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पे इंटरनेट बेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो, क्योंकि उनकी अपनी कंट्रीज के अंदर वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। बात करी जाए फेसबुक की तो इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं जियो के अंदर 9.9% है, ऐसे ही गूगल ने भी 7.7% स्टेक जो इसके अंदर लिया है। लेकिन जो फेसबुक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी वो ये करी, क्योंकि आपको पता है जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक के पास ही है, और वो व्हाट्सएप को यूज करना चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे किराना शॉप्स है
उनको व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर लाकर वो सेल परचेज जो है वो अपनी स्टार्ट कर सके। जो बिजनेस है, छोटे छोटे किराना स्टोर ओनर जो है वो अपने बिजनेस को चलाते हैं, वो व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करें और उसी पर ही ऑर्डर लें और उसी पर ही पेमेंट जो है वो लें। इसी वजह से मार्क ज़करबर्ग ने कहा तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेमेंट सिस्टम है उसको सीमलेस बनाना पड़ेगा, ताकि हम ऑनलाइन जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसके थ्रू ही हम पेमेंट करवा सकें, उसी के थ्रू हम पेमेंट रिसीव कर सकें। फर्दर जो ऑर्डर्स प्लेस होने शुरू होंगे वो भी व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू हो जाएंगे। और जो अभी तक छोटे छोटे किराना ओनर्स के पास जाके आपको फिजिकली जाना पड़ता था, या फिर कई बार आप इनफॉर्मली भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे, वहां से इंडिविजुअल आता था, पैसे लेके जाता था और आप अपने प्रोडक्ट को ले लेते थे, वो सब चीज जो है एक तरीके से एक फॉर्मल प्रोसेस में अब कन्वर्ट हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे जियो और जो गूगल है वो इंडिया में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देख रहे हैं कि यहाँ ये जो एरियाज हैं इसमें भी टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा बैंक्स कैन नॉट रिफ्यूज क्रेडिट टू एमएसएमईज, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कवर्ड अंडर इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए 23 जुलाई 2020 को टोटल अमाउंट जो था वो था 1.3 लाख करोड़, जो कि सैंक्शन किया गया था 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम, जिसमें से 82,000 करोड़ जो है वो ऑलरेडी डिस्पर्स किया जा चुका था। ठीक है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फंड था ये एमएसएमईज के लिए भी था, बिजनेसेस के लिए भी था, और बैंक्स को ये उनको देना था अगर वहां से डिमांड आती है तो। लेकिन कुछ जगह पे ऐसी कंप्लेन करी गई कि बैंक्स जो है एमएसएमईज को ये फंड जो है वो देने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एक स्ट्रिंजेंट स्टेटमेंट दी कि जो कि इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए बनाई गई थी, और अगर बैंक किसी भी तरीके से इसको मना करता है, रिफ्यूज करता है और उसकी रिपोर्ट होती है तो एक्शन उसके अगेंस्ट में लिया जाएगा। प्रोबेबली रीजन इस चीज को रिफ्यूज करने का ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल और लोन अमाउंट के ऊपर मॉरेटोरियम लगाया था रिजर्व बैंक ने 3 महीने का, कहां तक, मार्च के अंदर, और उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया अगस्त 31 तक के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है बैंक्स जो है वो इस चीज को देने के लिए, लोन को, प्रिंसिपल को देने के लिए उतने ज्यादा इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो वापस नहीं मिल रहा है, तो उस चीज को कर्टेल करने के लिए शायद ऐसा कुछ किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि देखिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी 3 लाख करोड़ का जो फंड है वो कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन बिजनेसेस के लिए दिया गया है, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है। तो वहां पर अगर वो इस फंड की डिमांड करते हैं ताकि बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके तो बैंक्स को मना नहीं करना चाहिए। चलिए इस न्यूज के आगे नेक्स्ट देखते हैं। एनजीटी से रिलेटेड एक न्यूज थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। एनजीटी कन्वेस डिस्कंटेंट टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। देखिए यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को फटकार लगाते हुए कहा है कि देखिए आप जो भी कंप्लायंस जो आपको फॉलो करना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने के लिए, वो ऐसा लग रहा है हमें कि आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट जो है वो जाएगा तो वहां पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि वेरियस कंप्लायंसेस जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल करी गई हैं या नहीं करी गई हैं। और ऐसा एनजीटी ने पाया कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो इन कंप्लायंसेस को अच्छे से नहीं देख रही है। इसी वजह से एनजीटी ने कहा कि आपको बार बार बताने पर भी जो सेम मिस्टेक है वो आप रिपीट कर रहे हैं। हमने आपको बार बार ये चीज कही कि आप इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन के लिए। हमने आपको बार बार कहा कि आप जो कंप्लायंसेस है उसको इंश्योर कराइए कि वो हो रही है, उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दीजिए। लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ने सबमिट किया उन्होंने कहा कि देखिए मिनिस्ट्री ने एनजीटी को रिप्लाई करते हुए कहा कि देखिए हमने मीनिंगफुल स्टेप जो है वो लिए हैं और यहाँ पे हमने एक एफिडेविट भी जो है वो भी फाइल किया है। लेकिन यहाँ पे एनजीटी का कहना है कि देखिए जो आपका रिप्लाई है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, रादर जो आपका एटीट्यूड है वो हमें डिससेटिस्फाई कर रहा है इवन फर्दर। और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एनजीटी ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को कहा है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में जो कंडीशनैलिटीज होती है, जो कंप्लायंसेस होती हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी सारे केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए आज की लास्ट न्यूज पे देखते हैं जो कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर है। 83% ऑफ जो हमारा पूरे साल का बजट था, टारगेट था, वो यहाँ पर टच किया जा चुका है। मतलब मान लीजिए कि हमने कहा था कि इतना एक एक्स अमाउंट दिया था कि इतना हम फिस्कल डेफिसिट पूरे साल में करेंगे, उसका 83% अभी 3 महीने ही हुए हैं और 83% जो हमारा टोटल हमें लगता था कि इतना हम फिस्कल डेफिसिट का हमारा टारगेट है, इतना हम खर्चा करेंगे, वो 83% ऑलरेडी ही यहाँ पे किया जा चुका है। चलिए देखिए फिस्कल डेफिसिट देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर होता है, मान लीजिए रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का है 100 रुपए, लेकिन खर्चा हो गया 150 रुपए, तो ये 50 रुपए क्या हो गया? ये इसका फिस्कल डेफिसिट हो गया। ठीक है, ये क्रूड मैनर में अगर आप फिस्कल डेफिसिट को समझना चाहते हैं तो ऐसे है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट था पूरे साल का जो रखा गया था उसका 83% तो हमारा पहले 3 महीने में हो गया, जिसकी जो वैल्यू है वो बताई गई 6.62 लाख करोड़। तो इतना फिस्कल डेफिसिट तो हमारा फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही हो गया। आगे आने वाले टाइम में ऑफकोर्स ये और इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट का हमने बजट टारगेट रखा था वो 3.5% पे रखा था कि हम इतना 3.5% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट अपना मेंटेन करके चलेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हो सकता है हमारा फिस्कल डेफिसिट 8% ऑफ जीडीपी तक भी पहुंच जाए, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट होगा। बात करी जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है और आपको पता है कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो काफी हद तक कम हो गया। इवन आपने न्यूज देखी होगी
कि जो स्टेट्स के लिए भी पैसा देना था वहां पर भी जो गवर्नमेंट है अराउंड 14,588 करोड़ कम दे पाई है स्टेट्स को भी। अगर लास्ट ईयर की बात करी जाए तो स्टेट को कितना पैसा दिया गया था सेंटर के द्वारा 1.34 लाख करोड़, लेकिन इस बार जो है अराउंड 15,000 करोड़ कम दिया गया है। सेंटर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो काफी कम हो रहा है। इसी वजह से रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो राइज करेगा ही करेगा। ठीक है, कितना बताया जा रहा है कि 8% ऑफ जीडीपी तक ये भी जा सकता है। तो अब ये आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि जैसे ही कोविड का जो इंपैक्ट है वो कम होता है तो हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रिसर्फेस करने लगेगी, और अगर हम एक तरीके से वी शेप रिकवरी करते हैं तो वहां पर हो सकता है कि जो जीडीपी का परसेंटेज है फिस्कल डेफिसिट में वो नीचे आ जाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होने लगे, एक्सपेंडिचर कम होने लगे, एंड देन एक सस्टेनेबल जो कंडीशन होती है वो अचीव कर ली जाए। लेट्स सी, वो तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे ये न्यूज जो थी वो डिस्कस करी थी, अब रिवाइज करेंगे इसे विद इन 2 मिनट्स। सबसे पहले हमने एक्सप्लेन का एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहा जाता था और फिर उसका नाम बदल के एचआरडी मिनिस्ट्री किया गया, एंड देन फाइनली अब उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। 1985 में ये डिसीजन लिया गया था जहां पे हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम बदल के एचआरडी कर दिया था, और कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स थे जैसे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, इसके अलावा कल्चरल डिपार्टमेंट था, हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, वो इसके अंदर रख दिया था। लेकिन धीरे धीरे ये डिपार्टमेंट्स हमने बाहर निकालने शुरू करे क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत थी। इवेंचुअली अभी जो डिसाइड हुआ वो यही हुआ है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके साथ रिकमेंडेशन दी गई है कि हमारा जो नाम है मिनिस्ट्री का वो एचआरडी मिनिस्ट्री से वापस बदल के अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। फिर हमने वंदे भारत मिशन के बारे में देखा था, 8.5 लाख इंडियंस जो है उनको वापस लाया गया है। इसके अंदर जो आपका एयर इंडिया ग्रुप है, इंडिगो, स्पाइस जेट, इन्होंने अपनी अपनी फ्लाइट्स की थी। 1083 फ्लाइट्स ऐसी थी जो कि इंडिया जो बाहर फंसे हुए हैं इंडियंस लोगों को वापस हमारी कंट्री में लेके आई थी। पेंडेमिक की वजह से काफी सारे जो हमारे नेशनल्स थे वो इंडिया के बाहर फंसे हुए थे। तो फेज 4 जो है इसका 29 जुलाई को हमने कंप्लीट किया है। अगस्त 1 को फेज 5 हमारा आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारा टारगेट है कि अराउंड 1.3 लाख इंडियंस को हम जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से वापस लेके आएंगे। इसके बाद हमने बाइडू के बारे में देखा था। चाइना का अपना जो एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब उनकी जीपीएस के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी, सिक्योरिटी को इंक्रीज कर पाएंगे वो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी उनको काफी हेल्प मिलेगी, काफी एक्यूरेट सिस्टम है, ये मैसेजेस भेज सकता है और साथ में इमेजेस जो है वो भी ट्रांसमिट इससे करी जा सकती है। अभी जो नेक्स्ट चीज चाइनीज करने वाले हैं वो एक परमानेंट स्पेस स्टेशन जो है वो बनाना चाह रहे हैं। मार्स के ऊपर भी उन्होंने अपना ऑर्बिटर लैंडर रोवर भेजा है, और अगर इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो यूएस के बाद वो दूसरी कंट्री बन जाएगी। अब चाइनीज जो है वो समझ चुके हैं कि स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होना उनका काफी जरूरी है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर तो वो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर ही चुके हैं। फिर हमने 100% एफडीए अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग के अंदर देखा था, तो यहाँ पे ऐप जो थी वो लॉन्च करी गई थी, जो कि जो रियल एस्टेट डेवलपर है और जो होम बायर्स हैं उनके बीच में एक तरीके से मीडिएटर का काम करेगी। पेमेंट भी जो होगा वो ऑनलाइन इसके थ्रू किया जा सकेगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग में यही कहा गया कि जैसे ही लोग करियर अपना शुरू करते हैं तो रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करना उनको काफी जरूरी हो जाता है, तो इसके अंदर 100% एफडीआई को यहाँ पे मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है। फिर हमने देखा था फेसबुक के बारे में, फेसबुक, गूगल, जियो के बारे में। तो यहाँ पे फेसबुक कोशिश कर रहा है कि अपने व्हाट्सएप बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट में यूज करा जा सके, क्योंकि यहाँ पे अभी सैचुरेशन नहीं पहुंचा है। बहुत से लोग अभी भी इंटरनेट का जो एम्बिट है उसे अभी भी बाहर है, और धीरे धीरे इंटरनेट एक्सेस उनको मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि फेसबुक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए, जहां पर एक तरीके से पूरी किराना मार्केट जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप बिजनेस पे चली जाए। फिर हमने एक न्यूज देखी थी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि बैंक्स जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी 1.3 लाख करोड़ की, उसको मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ देखा गया कि एमएसएमई ने शायद कंप्लेन करी कि कुछ बैंक्स जो है उनको ये इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए रिफ्यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये फैसिलिटी जो है आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी हमने जो पैसा है वो दिया है, और ये एमएसएमईज और दूसरे बिजनेसेस के लिए अवेलेबल होना चाहिए। फिर हमने एनजीटी के बारे में देखा था। एनवायरमेंट मिनिस्टर को यहाँ पे डाटा है और कहा है कि आप जो क्लियरेंसेस दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, जो कंप्लायंसेस होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, और यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो रिप्लाई किया उससे भी वो ज्यादा खुश नहीं थे। फिर हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जो कि 83% ऑफ फुल ईयर टारगेट को टच कर चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8% जीडीपी जो है वो भी फिस्कल डेफिसिट टच कर सकता है। ये होता क्या है, बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वही होता है। तो अगर यहाँ पे रेवेन्यू गवर्नमेंट को 100 रुपए हो रहा है, एक्सपेंडिचर 150 हो रहा है, तो ये फिस्कल डेफिसिट 50 हो जाएगा, जो कि अभी राइज कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के जो सोर्सेज है वो काफी कम हो गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम है, लेकिन खर्चे जो हैं वो पेंडेमिक की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी होती है। तो हमारे यहाँ पे जो हमने न्यूज थी 1 अगस्त की वो डिस्कस कर ली, जो इंपॉर्टेंट थी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। इसको लेके कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जो एमसीक्यू से कंसर्निंग है दूसरे वीडियोस है वो मिलते रहे।